हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे हों घर पे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसको हल्के में मत लेना बेटा, हमारा ये चैप्टर ख़त्म होने को जा रहा है, तो आपको अच्छे से, ये पहला चैप्टर ही पूरा बेस है पूरी केमिस्ट्री का, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। वीडियोज़ को बार बार देखना है, जो समझ में नहीं आता तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, डाउट पूछने हैं। थोड़ा सीरियसली अपना काम कीजिए आप, जैसे हम अपना काम अच्छे से करते हैं तो आपको भी हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे से करें। अच्छा, तो अपना एक जो आगे बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हर बार हमारा क्वेश्चन बनता है, हर बार 2 और 3 मार्क्स में, मतलब 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमारा। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? जैसे किसी का भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सपोज जैसे हमारे पास ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला है, तो इसके अंदर अब जो एटम्स प्रेजेंट हैं इसका हम सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी कि यहाँ से जो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है वो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारा 6 कॉमन आ सकता है, तो 6 कॉमन लेने के बाद C1H2O1, तो ये बन गया। तो इसको बोलते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड का जब हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं एटम्स का, तो जो फार्मूला बनता है उसको बोलते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला। एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है एलिमेंट्स के, जब उसका हम सिंपलेस्ट रेशियो ले लेते हैं होल नंबर, तो हमारा निकल के आता है एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल में होता है, इसमें हम रेशियो नहीं लेते। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या था, C6H12O6, तो यही रहेगा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4, ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं। तो एम्पिरिकल में क्या लेते हैं हम, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले लेते हैं, जो उसमें से कॉमन आ सकता है वो कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बचता है वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होता है। The molecular formula represent the exact number of different type of atoms present in a molecule of a compound। तो एक्चुअली में जितने प्रेजेंट्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स, उन्हीं को रिप्रेजेंट करना वो कहलाता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इज दैट ओके? नाउ द रिलेशन, अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो हमेशा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है एन भी हमारा क्या होगा, कोई होल नंबर रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इनटू में एम्पिरिकल फार्मूला, क्लियर? जो हमारे पास जो एन होगा, हमारे पास 1 2 3 4 ऐसा करके हमारे पास ये एन रहेगा। नाउ द एन की वैल्यू क्या होती है? एन जो निकाला जाता है वो मॉलिक्यूलर मास, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या है, और एम्पिरिकल फार्मूला मास। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला जो निकल के आएगा उसी के हिसाब से उसका हम मास निकालेंगे। एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो जो मॉलिक्यूलर मास तो होता ही है, वो तो होता ही है। अब जो एम्पिरिकल फार्मूला मास होता है वो हम एम्पिरिकल फार्मूला से निकालते हैं। तो उन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं एन की वैल्यू। ये एन की यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं। अच्छा, अब इसका खास बात क्या है कि अगर किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन जो हमें निकाली थी अभी लास्ट टॉपिक में जो पढ़ा था, वो एक टॉपिक तो था हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड की अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन पता हो तो हम और उसका मास पता हो तो हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपाउंड है कोई भी, उसके अंदर क्लोरीन है 71.65%, हाइड्रोजन है 4.07% और कार्बन है हमारा 24.27%, और इसका जो मोलर मास है वो है 98.96। तो बताइए कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ये हमें उससे पूछ रहा है। तो पहले क्या करते हैं हम, ऐसे ये भी हमारा एक आसान तरीका है। इसमें टेबल में ज़रा गौर से देख लीजिए आप। सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट जो जो इसके अंदर हैं इनका सिंबल लिख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब आप चाहे तो एटॉमिक मास वैसे तो पता होता है, आप चाहे तो एक टेबल में हमारा एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। तो उसकी परसेंटेज लिख लिया हमने, सभी की परसेंटेज उसके सामने लिख लिया। अच्छा, अब मोल्स निकालते हैं। ये परसेंटेज को हम 100 ग्राम में मान के चलते हैं कि 100 के अंदर उसका इतना मास है। तो मोल्स कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं इसको हम, जो परसेंटेज निकल के आती है 24.27/12, इसका होता है 4.07/1, इसका होता है 35.5, तो ये निकल के आ गया। अब इनका निकल के आ गया। अब क्या निकालते हैं? अब निकालते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ये कैसे निकाले जाते हैं? जो इनमें सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 2.021। उस सबसे छोटे से इन तीनों में डिवाइड कर दो। तो हमने इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया सबसे स्मॉल वाले से, तो 1 2 1। कैलकुलेशन हम थोड़ा अप्रॉक्स भी ले सकते हैं, बिल्कुल अगर अप्रॉक्स हो तो। अब है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर जो यहाँ पे निकल के आता है हमारा, अगर वो होल नंबर में है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो होल नंबर में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो होल नंबर में नहीं है, सपोज जैसे 1.5 आता है यहाँ, तो 1.5 को तो हम नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर 1.1 होता तो 1 भी मान लेते। तो 1.5 अगर आता तो हम क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ 4 हो जाता है, यहाँ 2 हो जाता है। जिससे क्या होता है, वो सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है,
कार्बन के सामने कितना आया 1 तो C1, हाइड्रोजन के सामने कितना आया 2 तो H2 और क्लोरीन के सामने कितना आया 1 तो Cl1। इस तरीके से बन जाता है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो निकल के आता है। अच्छा, अब इसका जो मास कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला से मास निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक क्लोरीन है, तो सभी का मास हमने जब ऐड किया तो निकल के आया 49.35। ठीक है, तो फिर हमारा जो निकल के आया ये। अब इसको क्या करेंगे हम, इससे डिवाइड, जो मोल का मास दे रखा है हमें उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से कितना आएगा हमारा, यहाँ भी हम अप्रॉक्स ले सकते हैं थोड़ा बहुत, तो ये हमारा बिल्कुल आता है 2 या 2.01 तो या 2.1 होता है तो भी हम 2 ही ले लेते हैं इसमें। तो हमारे पास क्योंकि वो नंबर लेना होता है हमें, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 2 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो मोल का फार्मूला क्या हो जाएगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C2H4 हो गया, Cl2 हो गया। इस तरीके से हमारा इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी निकल गया और इसका हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकल गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। अब ऐसे ही हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है जिसकी कंपोजिशन दे रखी है, कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है और ऑक्सीजन हमारा 53.34% है, और जो उसका मोलर मास है वो है 180। तो निकालना है हमें भाई क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो पहला कॉलम क्या है, एलिमेंट्स, उसके सिंबल, तो क्या क्या है इसके अंदर, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। एटॉमिक मास इनका लिख सकते हैं आप चाहें तो 12, 1, 16। अब परसेंटेज कितनी हो गई, इसकी 40% दे रखा है, इसका कितना दे रखा है 6.67। तो फिर क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, परसेंटेज को डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से, 3.33, 6.67, 3.33 आ गया। अब रिलेटिव, ये इसमें रिलेटिव कैसे निकालते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसे डिवाइड कर दो सभी को। सबसे छोटा क्या है 3.33, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया हमारा, ये हमारा अप्रॉक्स ले सकते हैं ना, 2 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। तो अब इसमें क्या है, ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट रेशियो है क्योंकि 1.5 नहीं है, 2.5 नहीं है, तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, वरना उसको मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। तो अब क्या बन गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला, C1, C के सामने बना रहा है H2O1, C1H2O1, ये आ गया। अच्छा, अब निकालते हैं हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास, कितना निकल के आया, सॉल्व करते हैं तो 30 निकल के आया, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 30 ग्राम। अब n की वैल्यू निकालते हैं, जो मोलर मास दे रखा है 180 दे रखा है, उस मोलर मास से डिवाइड करेंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला मास को, तो कितने निकल के आएगा हमारे पास 6। अब n की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू जो हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला था। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था हमारे पास, जो C1H2O1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H12O6, ये किसका होता है हमारे पास, ग्लूकोज का होता है। तो इस तरीके से अगर कोई, ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी, अगर आपको कंपोजिशन पता हो तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकाल सकते हैं। ओके, अब आप कुछ एग्जांपल्स लेना और उनके एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के देखना एक बार। ओके, अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे स्टियोकायोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन के अंदर जो होता है हमारे पास, ये जो स्टडी होती है, ये क्या होता है, इसके अंदर हम डील करते हैं कि एक रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं जिसमें हम ये पता करते हैं कि कोई रिएक्टेंट है उसके कितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, कितना उसका मास या वॉल्यूम रिएक्ट हो रहा है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कितना हमारे पास मोल बन रहा है या वॉल्यूम बन रहा है या मास बन रहा है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है स्टियोकायोमेट्री, इट डील्स विद द कैलकुलेशंस ऑफ मोल्स और मासेस और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन बैलेंस्ड फॉर्म। सबसे पहले मेन बात होती है कि रिएक्शन बैलेंस्ड हो। ओके, तो आप लोग अच्छे से इसको एक बार देखना, पढ़ना, जो डाउट आते हैं वो पूछना, एक्सरसाइज सॉल्व करना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, और अपना प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। ओके, थैंक यू।